हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की लगातार सीरीज चल रही है उसमें मैं इकाई 2 का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, उसे आप जाकर के इकाई 1 सहायक कुल सचिव इकाई 1 के इकाई 2 के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इकाई वाइज क्या है प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, तो इकाई 2 का ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, किसके? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे और आपको मिलती रहे। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले एक और सूचना दे देता हूं मैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं 9131932719। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस अधिनियम, पहली बात तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? तो आंसर आएगा 2013 में सरकार के द्वारा इसको अधिनियम को क्या किया गया था, गठित किया गया था। कब? 2013 में। ठीक है, तो आगे चलती हैं, देख लेती हैं। इससे पहले इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए जो लोकपाल शब्द है, ठीक है, लोकपाल की सबसे पहले अवधारणा किस देश में अपनाई गई? तो आंसर आएगा स्वीडन। किस देश में? यानी लोकपाल की व्यवस्था सरकार किस देश की सरकार ने की थी सबसे पहले? तो आंसर आएगा स्वीडन सरकार ने की थी। वहाँ पर देखो क्या हुआ था कि जो वहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे, तो वहाँ का जो राजा था किंग्स चार्ल्स 12। कौन? किंग्स किंग्स चार्ल्स किंग्स चार्ल्स 12। ठीक है, इसने क्या है 1713 में, कब? 1713 में वहाँ पर ओम्समैन नामक संस्था की क्या की थी, व्यवस्था की थी, यानी सभासद में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। लेकिन इसने, स्वीडन ने अपने संविधान में लोकपाल को शामिल कब किया था? तो इसका आंसर आएगा 1809 में। यानी कि वैधानिक तौर पर जो ओम्समैन है यानी कि लोकपाल है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई? स्वीडन में। और कब से हुई थी? 1809 से हुई थी। लेकिन अवधारणा कब आ गई थी? 1713 में ही आ गई थी। ठीक है, तो स्वीडन विश्व का पहला देश है जहाँ पर लोकपाल की व्यवस्था की गई थी। और इससे पहले और देख लेते हैं। ठीक है, जो लोकपाल है, ठीक है, उसकी भारत में सबसे पहले किसने इस शब्द को दिया था या इसके बारे में बताया था? तो आंसर आएगा 1963 में। इसके बारे में या इसकी व्यवस्था सबसे पहले जो की थी वो डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा 1963 में भारत में लोकपाल की व्यवस्था को के बारे में बताया गया था। डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा 1963 में भारत में सबसे पहले, या भारत में कहें तो इस शब्द के जन्मदाता कौन है? तो डॉक्टर LM सिंघवी हैं। और कब? 1963 में। ये हमारी पृष्ठभूमि थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अब अधिनियम को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सॉरी, देख लेते हैं और चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाए लोकपाल, तो लोकपाल संस्कृत भाषा का शब्द है जो लोक और पाला दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ लोगों से है तथा पाला का अर्थ है संरक्षक, अर्थात तो लोगों की संरक्षा करने वाले शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा? लोकपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर ओम्समैन की बात की जाए तो ओम्समैन जो है ना वो स्वीडिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रिप्रेजेंटेटिव। किसका? रिप्रेजेंटेटिव, जनता का रिप्रेजेंटेटिव, या क्या होता है? एजेंट होता है। ये स्वीडिश भाषा के शब्द ओम्समैन का अर्थ है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो पहला भाग है अपना इस अधिनियम का, उसका नाम है प्रारंभिक, यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार पूछा जाए तो कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में इस अधिनियम का विस्तार है। यह भारत और भारत के बाहर के लोक सेवकों को लागू होगा। ध्यान रखना, इसमें देखो ये भी व्यवस्था है, भारत के लोगों पर तो लागू होगा ही होगा, लेकिन भारत के बाहर के लोक सेवकों को भी यह अधिनियम क्या होगा? लागू होगा।
यह उस तारीख को प्रवर्त मीन्स लागू होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, अगला है भाग 2, और भाग 2 में अध्याय 1 स्टार्ट हो जाता है। संघ के लिए लोकपाल की व्यवस्था, अध्याय 1 परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो परिभाषाओं में देख लेते हैं, लेकिन परिभाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि न्यायपीठ, ठीक है, तो न्यायपीठ से लोकपाल की न्यायपीठ है। अध्यक्ष से लोकपाल का अध्यक्ष अभिप्रेत है। सक्षम अधिकारी से भी लोकपाल एक सक्षम अधिकारी बनाया जाए। प्रधानमंत्री के संबंध में लोकसभा अभिप्रेत है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के संबंध में प्रधानमंत्री अभिप्रेत है। ठीक है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं नहीं है, परिभाषाएं हमको नहीं भी देखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसकी हम चर्चा करेंगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सक्षम प्राधिकारी, ऐसे सदस्यों की लोकसभा का सदस्य होना की दशा में उस सदन का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा। तो देख लेते हैं, देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और ये संख्या कौन सी है 45 की धारा 3 की उपधारा के अधीन गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हैं। चलिए, कुछ नहीं है परिभाषाएं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, विशेष न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब आया था 1988 में। ठीक है, से विशेष न्यायालय का तात्पर्य है। अध्याय 2, अध्याय 1 ऊपर था, परिभाषाएं थी। ठीक है, अध्याय 2 है। ठीक है, जिसमें धारा 3 है और लोकपाल की स्थापना की बात की गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और देख लेते हैं ये क्या है। तो इस अधिनियम के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोकपाल नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर के बना होगा, यानी कि कौन कौन लोकपाल में शामिल होगा। लोकपाल एक संस्था है, ध्यान रखना यहाँ पर। एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, या ऐसा कोई विख्यात व्यक्ति जो उपधारा 3 के खंड ख में विनिष्ट पात्रता को पूरा करता हो। यानी कि अध्यक्ष कौन सा व्यक्ति बन सकता है, या तो मुख्य मूर्ति वर्तमान में है, ठीक है, या रहा हो। उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश है या रहा हो, वो इस लोकपाल संस्था का कौन हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक विख्यात कानूनविद व्यक्ति भी इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उतने सदस्य, यानी कि जो 8 से अधिक नहीं होंगे। यानी कि जो लोकपाल संस्था होती है उसमें सदस्य कितने अधिक से नहीं होंगे, यानी कि 8 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। ध्यान दीजिए, देखो अध्यक्ष कौन बन सकता है, जो भारत सरकार का जो उच्चतम न्यायालय है उसका वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो, या फिर उसका कोई अन्य न्यायाधीश है या रहा हो, वो अध्यक्ष बन सकता है। इस संस्था में 8 सदस्य होंगे। ठीक है, 8 से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से 4 ऐसे सदस्य होंगे जो न्याय क्षेत्र से संबंधित तो होंगे। ठीक है, और 4 सदस्य ऐसे होंगे जो कि देख लेते हैं कौन कौन से। परंतु लोकपाल के सदस्यों को 50% से अन्यून सदस्य, यानी कि कम सदस्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगी। ध्यान रखना, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, और एक क्या है अल्पसंख्यक वर्ग से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे 50% और 50% न्यायिक सदस्य होंगे, यानी कि टोटल 8 सदस्य होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति देख लेते हैं क्या है आगे, किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा। यानी कि जो न्यायिक सदस्य के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान या पहले रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। अगला न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा यदि वह निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्टता योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त,
जिसके अंतर्गत बीमा और बैंक कार्य भी, ध्यान रखना, बीमा और बैंक कार्य भी हैं, विधि और प्रबंधन में संबंधित विषय में विशेष ज्ञान और 25 वर्षों से अन्यून की विशेषज्ञता हो। यानी कि न्यायिक सदस्य से भिन्न जिस व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाएगा ना, उसके पास पहली बात किन किन चीज़ों क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए, भ्रष्टाचार विरोधी नीति का ज्ञान होना चाहिए, लोक प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए, सतर्कता के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, बीमा बैंककारी के क्षेत्र में उसने काम किया हो, और ऐसा काम करने का अनुभव उसके पास कितने वर्ष का होना चाहिए, 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ही उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, इस लोकपाल संस्था का क्या बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। अध्यक्षता या कोई सदस्य, इनके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष या कोई सदस्य, मतलब इस अधिनियम का जो अध्यक्ष या सदस्य इस संस्था का, वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। नैतिक अधमता से अंतर्विलिप्त किसी अपराध का दोष सिद्धि व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, उस पर कोई भी अपहरण यानी कि नैतिक अक्षमता वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि उस पर अपराध दोष सिद्धि नहीं होना चाहिए। यथा स्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो पद धारण करने के दिन 45 वर्ष की अवधि से कम नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान देना आप लोग, अगर पूछा जाए जो लोकपाल संस्था होती है उसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में जो व्यक्ति पद ग्रहण करता है, उस तारीख उसकी आयु कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, किसी पंचायत या नगर पालिका का सदस्य नहीं होगा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होगा, और ना ही पंचायत या नगर पालिका का सदस्य होगा। ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि उसको किन्हीं कारणों की वजह से राज्य सरकार ने या संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी सेवा से हटा दिया हो, ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता है। आगे देख लेते हैं, और वह न्यास यानी ट्रस्ट या लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, जो व्यक्ति सदस्य या अध्यक्ष करेगा, या किसी राजनीतिक दल से सह संबंध नहीं होगा, या कोई कारोबार नहीं करेगा यानी बिजनेस नहीं करेगा, और कोई वृत्ति धारण नहीं करेगा। तदनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति, यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है, तो ऐसे पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा उसको, तो ही सदस्य बन सकता है। वह कोई कारोबार यानी कि कोई कारोबार करता है, तो ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देना होगा। वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति करने से उसको क्या है, प्रवृत्त हो जाना चाहिए, यानी कि उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। धारा 3 कंप्लीट हो गई। लोकपाल की संरचना के बारे में इसमें वर्णन किया गया था, यानी कि स्थापना कैसे की जाएगी, अध्यक्ष कब बनेगा, अध्यक्ष सदस्य जब पद पर नियुक्त होंगे तो आयु कितनी वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जो बनेगा उसको वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार का या फिर रहा हो वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब 4th पॉइंट है या 4th धारा है, ठीक है, जो कि चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात तो यह ध्यान दीजिए, जो अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं लोकपाल संस्था की, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को एक सलाह देने वाली समिति होती है, चयन समिति होती है, उसमें सदस्य कौन कौन होती हैं देख लेते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें नंबर 1 पे कौन होता है, प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य रहता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य रहता है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश इसका सदस्य रहता है, ठीक है। ऊपर खंड ख से खंड ख में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला एक विख्यात विधि वेत्ता भी इसका क्या होता है, सदस्य होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपकी लोकपाल संस्था है उसके अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने वाली या चयन करने वाली समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं, तो आंसर आएगा 5।
ठीक है, 5 आएगा, जिसमें कौन होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होता है इसका, और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या वर्तमान में नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश इसका सदस्य होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा कोई उसकी नज़र में विख्यात विधिवेत्ता हो वो भी क्या होता है, इस समिति का सदस्य होता है। ठीक है, अब क्या करती है ये चयन समिति, तो देख लेते हैं आगे। अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है, यानी कि अगर किसी, मान लीजिए लोकपाल संस्था का कोई अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित थे, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नियुक्ति को अविधिमान्य घोषित कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्ति है तो रहने दो। तो तीसरा पॉइंट है, चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्ति का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम 7 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और जिनके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंक कार्य भी है, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में से या किसी ऐसे अन्य विषय में जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है, खोजबीन समिति का क्या करेगी, गठित करेगी। ठीक है, परंतु खोजबीन समिति के 50% से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंध और महिलाओं से संबंधित होने चाहिए। परंतु यह कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर विचार कर सकेगी, यानी कि मान लीजिए किसी अध्यक्ष के रूप में खोजबीन समिति ने किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश की है, तो ये जरूरी नहीं कि चयन समिति उस व्यक्ति को ही अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करे, वो इसके अलावा भी विचार कर सकती है किसी व्यक्ति के नाम पर। अगला है पॉइंट है, चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया क्या करती है, विनियमित करती है। पॉइंट 5 है, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यविधि उनके सदस्यों को संदेह, फीस और भत्ते नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए। ठीक है, अगली धारा है 5 धारा 5 में अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों को भरा था, तो कौन, राष्ट्रपति यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति से कम 3 मास पूर्व यानी 3 महीने पूर्व इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यानी लिखित प्रक्रिया के अनुसार नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी या कराएगा। यानी कि ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी रहेगी कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि जैसे मान लीजिए समाप्त होने वाली, तो उसके समाप्त होने की 3 वर्ष पहले ही क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ये पूरी प्रक्रिया को क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 6वीं धारा है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि यानी कि कितने समय तक या कौन निर्धारण करेगा, तो अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, ठीक है, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रित सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किया जाएगा, और वह उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो उस रूप धारण करेगा। यानी कि समिति का यानी कि लोकपाल संस्था का जो भी अध्यक्ष या सदस्य बनेगा वो पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए, ठीक है, या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग दे सकेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो समय पर ही हटे, वो समय से पहले भी अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, ठीक है, लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य, तो आंसर आएगा राष्ट्रपति को। सॉरी भाई, ठीक है, आगे चलते हैं, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, पॉइंट, अध्यक्ष और सदस्य का वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, ये धारा 7 में। आपको धाराएं याद नहीं करनी है, केवल इसकी जो डिटेल्स है वो जरूर याद रखना है। देख लेते हैं, अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की अन्य शर्तें वही होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की, यानी कि इसको जो भी वेतन मिलेगा, जो भी भत्ते मिलेंगे, सेवा मिलेंगे, वो किसके समकालीन होंगे या किसके बराबर होंगे, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के। बहुत महत्वपूर्ण है, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष या
अध्यक्ष का जो वेतन भत्ता या सेवा की जो शर्तें होंगी वो किसके बराबर होंगी, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बराबर होंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के वर्तमान में जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं वर्तमान में, तो वो कौन से, अभी वर्तमान में बात की जाए तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन हैं, तो देखिए वर्तमान में देख लीजिएगा, लेकिन वर्तमान में जो नए नियुक्त किए जाते हैं वो यू मोदी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, किसको, यू ललित मोदी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन से प्राप्त करता है, तो यथा स्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के उपद में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, और यदि ऐसी कोई नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका सारांशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो पेंशन के उस भाग की रकम को घटा दिया जाएगा उसकी उस वेतन से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परंतु यह और है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन भत्ते पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकार रूप से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसको पेंशन नहीं मिलती है उसको अध्यक्ष या सदस्य बनाया गया है, तो उसकी वेतन भत्ते या पेंशन में कोई भी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगली है आपकी 8वीं धारा है, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात नियोजन पर निर्बंधन। ठीक है, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद पर न रहने के पश्चात क्या होगा, तो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। पहली बात ध्यान रखना, लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए क्या होगा, अपात्र हो गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक बार लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बन गया तो वो पुनः नियुक्ति के लिए उसी पद पर क्या होगा, पात्र हो जाएगा। यानी कि अध्यक्ष द्वारा से अध्यक्ष नहीं बन सकता है और सदस्य द्वारा से सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया जा सकता है, यानी कि सदस्य को पुनर्नियुक्ति का पात्र हो जाए। अगला है, किसी राज्य नए कर्तव्य भार किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्य भार या नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा मुद्रित मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किसी किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित हैं या अपात्र होगा। यानी कि कहीं पर भी नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, अध्यक्ष या सदस्य। अगला है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे, पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में या राज्य विधानमंडल की किसी सदन या नगर पालिका या पंचायत के सदस्य का कोई भी निर्वाचन लड़ने के लिए भी क्या होगा, अपात्र होगा। यानी कि आज पद त्याग दिया अध्यक्ष या सदस्य ने, तो अगली 5 वर्ष तक वो जो मैंने अभी बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के किसी सदन के सदस्य, राज्य विधानमंडल के किसी तरह नगर पालिका पंचायत के सदस्य का कोई भी निर्वाचन लड़ने के लिए वो क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि अपात्र रहेगा। अगला पॉइंट है, किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा। मैंने अभी बताया था कि जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य हैं वो उसी पद पर नियुक्त पुनः नहीं किए जा सकते। अध्यक्ष तो पूरी तरीके से अपात्र रहेगा, लेकिन सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि 5 वर्षों से अधिक नहीं है तो। ठीक, आगे देख लेते हैं, स्पष्टीकरण है क्या है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्ट किया जाता है कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सदस्य अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अवधि अधिक की नहीं होगी। तो देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए सदस्य को अध्यक्ष एक ही कंडीशन में बनाया जा सकता है, जैसे कोई सदस्य है, ठीक है, सदस्य है। अब ये जो सदस्य हैं ये लोकपाल संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया, कितने वर्ष के लिए ऊपर अपने कार्यकाल पड़ा था, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सदस्य बनाया गया और ये 5 वर्ष पूर्ण कार्यकाल होने से पहले ही क्या है,
3 वर्ष उसने सदस्य पद के रूप में कार्य किया था। लेकिन अध्यक्ष मान लीजिए इस लोकपाल संस्था का हटा दिया गया, तो इस सदस्य को अगर लोकपाल संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है तो अगले कितने वर्ष के लिए बनाया जाएगा? केवल 2 वर्ष के लिए ही बनाया जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के रूप में उसने सदस्य के रूप में कार्य कर लिया, इसलिए शेष समय के लिए ही उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि लिखा भी है अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से उसकी अवधि नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब धारा 9, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना। देख लेते हैं। अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उसके पद पर कोई रिक्ति होने की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा ऐसी रिक्ति को भरने के लिए, राष्ट्रपति ही करेगा, ध्यान रखना, नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक ज्येष्ठतम या श्रेष्ठ सबसे बड़े सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए क्या कर देगा? प्राधिकृत कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राष्ट्रपति कर सकेगा, जब अध्यक्ष अनुपस्थित होगा, मृत्यु हो जाएगी या त्याग पत्र के कारण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जब अध्यक्ष छुट्टी पर, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपनी कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य जिसको राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक जिसको अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण नहीं करता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा सदस्य। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वृंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकपाल का सचिव भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा। ध्यान रखना, जो लोकपाल का सचिव होगा वो कहाँ का होगा? भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, यानी कि उसके समकक्ष होगा, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाएगा? नियुक्त। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन नियुक्त कर रहा है लोकपाल के सचिव को? तो जो लोकपाल का अध्यक्ष होगा ना, वो सचिव की नियुक्ति करेगा। ध्यान, केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से, और सरकार नाम कौन भेजेगी? केंद्र सरकार भेजेगी। उनमें से अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एक जांच निदेशक, एक अभियोजन निदेशक होगा। एक इसमें जांच निदेशक डायरेक्टर होगा, एक अभियोजक होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति में से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। ठीक है, समतुल्य होगा या उस निम्न नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, लोकपाल के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारी वृंदों की नियुक्ति लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसको अध्यक्ष निर्देश करे। यानी कि अध्यक्ष स्वयं कर सकता है अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, या फिर अध्यक्ष किसी सदस्य से बोल सकता है या अधिकारी से भी बोल सकता है कि आप इसकी नियुक्ति कर दीजिए। परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति की जाएगी। यानी कि ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करनी है तो किससे? यूपीएससी से इसके लिए क्या किया जाएगा? परामर्श किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो देख लेते हैं। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो लोकपाल द्वारा प्रत्योजनार्थ बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। परंतु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए जहाँ तक उनका संबंध वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन से राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या होंगी? अपेक्षित होंगी। अब देख लेते हैं अध्याय 3, जांच खंड, जो कि मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही याद रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था? 1988 में। और किस संख्या क्रमांक का अधिनियम था? 49वें नंबर का था। ठीक है, के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की जिसके बारे में यह अभिकथन है कि लोक सेवक द्वारा किया गया है। यानी कि कोई अपराध जो किसके द्वारा? लोक सेवक के लिए किया गया है। प्रारंभिक जांच करने के प्रयोजन के लिए जांच खंड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा। ठीक है, परंतु केंद्रीय सरकार लोकपाल द्वारा जांच खंड का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी या अन्य कर्मचारी वृंद जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों उपलब्ध कराएगी। कौन? केंद्र सरकार। यानी कि इस अधिकारी की जो भ्रष्टाचार किया गया है जिस अधिकारी द्वारा या जिस लोक सेवक द्वारा, उसकी जांच करने के लिए जो जितने भी अधिकारी या कर्मचारी लगेंगे वो केंद्र सरकार क्या कराएगी? उपलब्ध कराएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारंभिक जांच करने में लोकपाल की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए जांच खंड के ऐसे अधिकारियों को जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे के नहीं होने चाहिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 27 के अधीन लोकपाल के जांच खंड को प्रदत्त की गई हैं। वही शक्तियां उन अधिकारियों को भी क्या की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी जो कि इसकी जांच करेंगे उनको। ठीक है, अध्याय 4 है अभियोजन खंड है। ठीक है, अध्याय 4 में अभियोजन में देख लेते हैं, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। फिर भी लोकपाल अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए एक अभियोजन खंड का गठन करेगा। कौन? जिसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होगा। कौन करेगा? लोकपाल करेगा। ठीक है, परंतु केंद्र सरकार लोकपाल द्वारा अभियोजन खंड का गठन किए जाने के समय तक इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों उपलब्ध कराई। कौन? तो सीधा सीधा है कि इन जांच निदेशक या अभियोजन खंड के लिए जो भी अधिकारी जरूरत होती हैं उनकी भरपाई या उनकी पूर्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। आगे अगला पॉइंट है अभियोजन निदेशक लोकपाल द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने के पश्चात विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा। कौन? लोकपाल। ठीक है, फाइल करेगा। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबंध लोक सेवकों के अभियोजन के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करेगा। अगला पॉइंट है उपधारा 2 के अधीन मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा। ठीक है, अध्याय 5 देख लेते हैं जो किससे संबंधित है। अध्याय 5 लोकपाल की व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना। केवल कहीं से भी कुछ याद नहीं रखना, यानी कि लोकपाल के जितने भी सदस्य अध्यक्ष होंगे उनको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे? तो भारत सरकार की संचित निधि से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अध्याय 6 देख लेते हैं। अध्याय 6 जांच के संबंध में अधिकारिता। ठीक है, जांच के संबंध में अधिकारिता देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सदस्यों कहाँ कहाँ पर इसकी अधिकारिता रहेगी, यानी कि लोकपाल किन किन की जांच कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, मंत्रियों की, संसद सदस्यों की, केंद्रीय सरकार के समूह ख ग घ यानी कि ABCD अधिकारियों और पदाधिकारियों का लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि इन व्यक्तियों की क्या है, लोकपाल क्या कर सकता है? जांच कर सकता है भ्रष्टाचार की। ठीक है, कि इन व्यक्तियों के द्वारा भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया है। यही महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा किन किन कौन कौन शामिल हैं, तो ये अच्छे से याद रखिए। प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, केंद्रीय सरकार के समूह क ख ग घ के अधिकारियों और पदाधिकारियों की क्या है, लोकपाल की अधिकारिता में आती हैं। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा उसी की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए अध्याय 7 के समय प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के संबंध में प्रक्रिया अध्याय 7 में प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो भी ज़रूरत होगा। हाँ, ये देख लेते हैं लोकपाल की शक्तियाँ। अध्याय 8 है, महत्वपूर्ण है लोकपाल की शक्तियाँ। तो लोकपाल को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 4 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, तो कब आया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में आया था। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम कब? 1946 में आया था। 2003 की धारा 8 में किसी बात की होती हुई भी इस अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन
को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस स्थापना पर अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियाँ होंगी। यानी कि दिल्ली जो पुलिस होगी उस पर अधीक्षण की शक्ति किसको प्रदान की गई है? लोकपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, और निर्देश देने की शक्तियाँ भी लोकपाल को प्रदान की गई हैं। दिल्ली पुलिस को निर्देश भी दे सकता है लोकपाल। ठीक है, इस अधिनियम के तहत यह प्रदान किया गया है। आगे और भी शक्तियां हैं। ठीक है, परंतु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निर्देश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल किसी ऐसी रीति से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे किसी अभिकरण जिसको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने और उसको निपटाने की अपेक्षा की जाए। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण था यानी कि जो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति। कतिपय मामलों में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होने, यानी कि आपको पूछा जाए तो लोकपाल को कुछ मामलों में किसकी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी प्रदान होती हैं। ये क्या होती हैं देख लेते हैं। तो क्या क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को समन करना, उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। ये क्या है? सिविल शक्तियाँ प्रदान हो जाएंगी किसको? लोकपाल को। ठीक है, यहाँ पर धारा 27 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। आगे और भी हैं। ठीक है, परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा जहां लोकपाल की राय में साक्षी लोकपाल के समक्ष कार्रवाइयों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है। यानी कि लोकपाल के समक्ष कार्रवाइयों में हाजिर होने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है वहीं पर इस कमीशन को क्या है? निकाला जाएगा किसके द्वारा? लोकपाल के द्वारा। ऐसे अन्य विषय जो भेद किए जाए, लोकपाल के सक्षम कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। यानी कि लोकपाल ने अगर कोई कार्यवाही की है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 के तहत वो क्या समझी जाएगी? न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। ठीक है, आगे चलती हैं। केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति, यानी कि वो जरूरत पड़ेगी तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को भी क्या कर सकता है? अपने काम में प्रयोग कर सकता है। ये उसको क्या है? शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय 9 विशेष न्यायालय क्या होगा? केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना। यहीं पर ध्यान दीजिए, विशेष न्यायालयों की गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर आ जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। लोकपाल संस्था के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलते हैं। परंतु यदि विचार 1 वर्ष की अवधि की पूर्तन नहीं किया जाए तो विशेष, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, क्या है बीच से पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब स्वयं जो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनके विरुद्ध शिकायतें अगर होती हैं तो क्या किया जाएगा? देखते हैं। अध्याय 10 है, महत्वपूर्ण है, धारा 37। लोकपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच नहीं करेगा। लोकपाल अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा। पहली बात ध्यान रखना, जो लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य है उसके बारे में लोकपाल कोई भी शिकायत की जांच नहीं कर सकेगा। ठीक है, उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को उच्चतम न्यायालय को संसद की कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 100 यानी कि 100 सदस्य उच्चतम न्यायालय को संसद की, ठीक, किसको? उच्चतम न्यायालय को संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देश पर उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। यानी कि उसको उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब किन किन कंडीशन में? तो जब व्यक्ति दिवालिया हो जाएगा, न्याय निर्णीत हो जाएगा, अपनी पदावधि के दौरान पद के
कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने की अयोग्य हो गया है, तो भी उनको क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन सीधा यही पूछा जा रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात महत्वपूर्ण है, लोकपाल के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें। अगर इनके अधिकारी हैं जो लोकपाल के, उनके विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, लोकपाल शिकायत या अभिकथन की जांच उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा। यानी कि जो लोकपाल होगा, अगर उसे अपने अधिकारी किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच प्राप्त हुई है तो वो कितने दिन में उसको जांच को पूरी कर लेगा, 30 दिन में। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कितने दिनों में पूरी कर लेगा, 30 दिन में पूरी कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लोकपाल अथवा लोकपाल में नियुक्त या उसमें संयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाता है कि जांच करते समय लोकपाल या उसमें नियुक्त या उसके संयुक्त अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो क्या होगा, लोकपाल या उसमें निहित नियुक्त उससे संयुक्त अभिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी द्वारा साक्ष्य को नष्ट करने या किसी रूप से बिगाड़ने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना है, तो लोकपाल इन दोनों व्यक्तियों के साथ क्या करेगा, आदेश द्वारा लोकपाल कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा। यानी कि लोकपाल ही क्या करेगा, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों, देखो लोकपाल को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य को, लेकिन अधिकारियों को कौन हटाएगा, लोकपाल हटाएगा, यानी कि जो अध्यक्ष होगा वो हटाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। आगे चलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बजट देख लेते हैं लोकपाल का। बजट, लोकपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर जो विहित किए जाएं अगले वित्तीय वर्ष के लिए लोकपाल की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार कर सकेगा और केंद्र सरकार को सूचनार्थ अग्रेसित किया। यानी कि बजट तैयार करके किसको भेजता है, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि लोकपाल को अनुदान प्रदान कौन करती है, तो आंसर आएगा कौन करती है, केंद्र सरकार लोकपाल को अनुदान प्राप्त देती है, ठीक है। लेखाओं का वार्षिक विवरण, ठीक है, यह लोकपाल उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से भेद किए जाएं लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्रीय सरकार को विवरण आदि की प्रस्तुत करना, यानी कि ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, लोकपाल, यानी कि प्रतिवेदन किसको सौंपता है 1 साल के अंदर, तो आपसे पूछा जाए कौन किसको सौंपता है, तो आंसर आएगा केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है लोकपाल, ठीक है। आयतियों की घोषणा कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जितनी भी भाई जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी देख लेते हैं, लोकपाल की रिपोर्ट है, तो ध्यान रखना ये लोकपाल की, सॉरी मैं गलत बता रहा था अभी कि केंद्र सरकार को, तो ध्यान रखिए लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकपाल द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। यानी कि लोकपाल संस्था का जो अध्यक्ष होगा वो अपनी लोकपाल अपनी रिपोर्ट को 1 साल के भीतर जो भी तैयार किए कार्य किए हैं उनकी रिपोर्ट किसको सुपुर्द करेगा, यानी कि प्रस्तुत करेगा, तो राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, आपके राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाँ, नियम बनाने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सरकार, यानी कि लोकपाल संस्था के लिए नियम कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा, तो आंसर आएगा राष्ट्रपति, लेकिन नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। लोकपाल संस्था के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विनियम बनाने की शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण, नियम बनाने की शक्ति किन्हें पड़ेगा, तो लोकपाल इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा। कौन, लोकपाल।
नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम के लिए कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो लोकपाल के पास होगी, जो धारा 60 में वर्णित की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान रखना, इन लोकपाल में जो भी कठिनाइयाँ होंगी, उत्पन्न होंगी, अधिनियम को प्रभावित करने में जो भी कठिनाइयाँ होंगी, उनको दूर कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। देखो, अब तीनों क्वेश्चन को चर्चा कर लेती हैं। लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो केंद्र सरकार, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए वार्षिक विवरण की रिपोर्ट किसको देता है? तो केंद्र सरकार को देता है। ठीक है, आगे ऊपर भी थी और भी चीज़ें। नियम बनाने की शक्ति किसकी है? तो केंद्र सरकार की है। विनियम बनाने की शक्ति किसकी है? तो किसकी है? लोकपाल की है। और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, यानी कि प्रभावी करने में लोकायुक्त की स्थापना। अब है भाग 3। अब तक हम पढ़ रहे थे कौन? लोकपाल। अब पढ़ेंगे हम लोकायुक्त की स्थापना। तो देख लेते हैं लोकायुक्त की स्थापना। प्रत्येक राज्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर कतिपय लोक कृत्याधिकारियों के रूप में विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए यदि ऐसे किसी निकाय को स्थापित, गठित या नियुक्ति नहीं किया जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना, यानी कि राज्य सरकार क्या करती है? लोकायुक्त की स्थापना करती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो लोकायुक्त है वो कैसे बनेगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संशोधन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब आया था? ठीक है, 2003 में आया। जो लोकपाल था, हमने भाई पूरी तरीके से डिटेल्स तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में मेरा यही कहना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और दूसरी बात यह है, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, 91 31 93 27 27 19। ठीक, इसकी PDF आपको तुरंत ही मिल जाएगी। ठीक है भी, इकाई 2 की कंप्लीट PDF। ठीक है भी, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।